Assalamu alaikum students. Today we are going to learn writing about celebrity. Celebrity जिसके बारे में हमें लिखना हम इसमें सीखेंगे. How to write, what to write if we want to write about a celebrity. So let's start with the lecture. First of all, we must learn how to select एंड राइट अबाउट अ सेलिब्रिटी. हमें सिलेक्शन किस तरह से करनी है, उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हु इज़ अ सेलिब्रिटी. तो सेलिब्रिटी इज़ अ फेमस पर्सनालिटी, कोई भी वेल नोन पर्सनालिटी, फेमस पर्सनालिटी इन एरियाज ऑफ एंटरटेनमेंट सच एज फिल्म्स, म्यूज़िक, राइटिंग एंड स्पोर्ट, लिटरेचर, आर्ट, किसी भी चीज़ में जिसमें उसने कुछ बहुत अच्छा कर दिया है और उसमें बहुत वेल नोन है और उसको रिगार्ड किया जाता है, उसकी सर्विसेज को एक्नॉलेज किया जाता है. दैट फेमस पर्सनालिटी इज़ कैन बी रिगार्डेड एज अ सेलिब्रिटी. Describing someone about whom you know everything and nothing at the same time. So celebrity is the person about whom you know everything and you know nothing at the same time. Simultaneously आप ये इस सिचुएशन में होते हैं कि आप उसके बारे में सब कुछ जान रहे होते हैं बट यू नो नथिंग अबाउट हिम. आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जान रहे होते. यानी बहुत सारी चीज़ें आपकी उसके लाइफ की आपके सामने होती हैं और बहुत सारे हिडन फैक्ट्स भी होते हैं जो आपको नहीं पता होते हैं. सो ये वो जिक्सा पज़ल है कि जहाँ पर आपके सामने एक ऐसा पर्सन है जिसके बारे में आपको बहुत कुछ पता है और बहुत कुछ नहीं पता है. So you have to gather facts and information about your chosen celebrity, their likes and dislikes or their hobbies. आपने फोकस किस चीज़ पर करना है कि जब आपने एक सेलिब्रिटी को सिलेक्ट कर लिया है कि दिस इज़ द पर्सनैलिटी, दिस इज़ द फेमस पर्सनैलिटी, उसके लिए डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में है. क्या आपका लिटरेचर में इंटरेस्ट है, या आप स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, या आप म्यूज़िक बहुत शौक़ से सुनते हैं और म्यूज़िक में कोई ऐसा बंदा है जो आपको बहुत फैसिनेट करता है, जिसने आपको बहुत इन्फ्लुएंस किया है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, आप उसके बारे में लिखना चाहते हैं. तो जो भी आप सेलिब्रिटी को सिलेक्ट करते हैं उसके लिए आपको उसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना पड़ता है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. वो सोर्सेज जो हैं वो आपके ऑनलाइन सोर्सेज भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट बुक्स भी हो सकती हैं, वो आप किसी से इंटरव्यू भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू भी कर सकते हैं उस पर्सनालिटी से. इसके अलावा आप उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली से, उन लोगों से भी वो इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं. सो इन फ्यूचर अगर कभी आपको अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में, अपने थीसिस के सिलसिले में किसी पोइट से, किसी राइटर से या किसी भी सेलिब्रिटी से आपको मिलना पड़ता है तो आपको देखना है कि आपने पहले उसको सिलेक्शन कैसे करनी है उसकी, और उसके बाद आपने कौन से वो एरियाज़ हैं जिनको आपने फोकस करना है वाइल राइटिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर सेलिब्रिटी. तो अभी आपने उनके बारे में, उनके लाइक्स और डिसलाइक्स का पता होना चाहिए, आपको हॉबीज़ के बारे में पता होना चाहिए. अच्छा जी, कुछ वोकैबुलरी फॉर डिस्क्राइबिंग अ सेलिब्रिटी अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप जब डिफ़ाइन करते हैं किसी सेलिब्रिटी को तो आपके माइंड में ये तीन जो पर्टिकुलर जो वर्ड्स हैं वो होने चाहिए हैं जो कि शो करते हैं किसी एक सेलिब्रिटी को इन सिंगल वर्ड. तो वो क्या है जी? कंट्रोवर्शियल, आइकॉन, इन्फ्लुएंशियल. तो आप बहुत इजीली जो है आप सेलिब्रिटीज़ को इन कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं. आपको पता चल सकता है कि आप जिस सेलिब्रिटी की बात कर रहे हैं या जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं क्या वो कंट्रोवर्शियल है. और ये बहुत अच्छे से हमने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है कि कंट्रोवर्शियल जो है वो किस किस्म की सेलिब्रिटी जो है या किस वजह से हो सकते हैं. उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. क्या कोई पॉलिटिकल सिनेरियो है ऐसा, या कोई रिलीजियस बिलीव्स हैं ऐसे, या कुछ सोशल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो जो पर्सनालिटी है वो कंट्रोवर्शियल बन गई है, या उसके कुछ ऐसे नज़रियात हैं, उसके कुछ ऐसे जो है बिलीव्स हैं, या कुछ ऐसे बातों को वो फॉलो कर रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें वो कर रहा है जिसकी वजह से वो जो पर्सन है वो कंट्रोवर्शियल बन गया है. तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं. तो वो कंट्रोवर्शियल है
और या वो आइकॉन है। तो कंट्रोवर्शियल को हम डिस्कस करते हैं, इफ़ समवन इज़ कंट्रोवर्शियल एंड नोन फॉर गेटिंग इन ट्रबल, वो किसी भी वजह से हो सकता है, वो कोई भी इशू हो सकता है जिसकी वजह से वो कंट्रोवर्शियल होगा। तो हम किसी भी सेलिब्रिटी, अगर हमसे हमारी चॉइस पूछी जाती है तो कोशिश करें कि आप किसी भी कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर को डिस्कस ना करें। लेकिन अगर आपको चॉइस नहीं दी जाती और आपको सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया जाता है कि जी इस पर्सनैलिटी के ऊपर आपको लिखना है, तो फिर आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आपको कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर के ऊपर नहीं लिखना चाहिए। फिर आपको किसी आइकॉन या किसी इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर को, किसी इन्फ्लुएंशियल सेलिब्रिटी को आपको चूज़ करना चाहिए है फॉर योर राइटिंग। आइकॉन कौन है जी? आइकॉन जो है, इफ़ समवन इज़ एक्सट्रीमली फेमस इन अ पर्टिकुलर फील्ड, यानी जिसको देखकर दूसरे लोग जो हैं वो इंस्पायर हो रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और वो उसको आइडलाइज़ कर रहे हैं, यानी उसका एक ऐसा नाम है जिस तक कोई पहुंच नहीं सकता, जिस लेवल तक कोई, जिस स्टैंडर्ड तक कोई जा नहीं सकता, तो आप उसको कह सकते हैं आइकॉन। तो जिसके लिए आप दूसरे वर्ड्स में बड़े सिंपल इंग्लिश जब लिख रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि ही इज़ द फादर ऑफ साइंस, तो वो बिल्कुल आप यूँ समझ लीजिए कि ही इज़ द फादर ऑफ नॉवेल्स और इज़ द फादर ऑफ फिक्शन। तो मतलब आप समझेंगे कि उसको आपने सिंपल अपने वर्ड्स में जब बताया तो आपने फादर ऑफ फलां फलां कह दिया, लेकिन जब आप उसको प्रॉपरली फॉर्मली लिखने जा रहे हैं तो फिर आपको लिखना है कि ही इज़ एन आइकॉन। तो ये चीज़ हम बताएंगे। उसके बाद है जी वो जो आपकी पर्सनैलिटी है, इन्फ्लुएंशियल है, इफ़ ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन मैनी पीपल, सोसाइटी पर, या एक मेजर जो आपका पोर्शन है आपकी सोसाइटी का या आपकी वर्ल्ड का। समटाइम्स होता है कुछ लोकल होते हैं, कुछ रीजनल आपके इन्फ्लुएंशियल होते हैं, और कुछ जो है वर्ल्ड वाइड फेमस होते हैं, तो वो सुपरस्टार होते हैं कि जिनको वर्ल्ड वाइड उनको जो है वो एक्नॉलेज किया जाता है उनकी सर्विसेज को, और वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं, और मतलब किसी भी रिलीजन से, किसी भी रीजन से, किसी भी कंट्री से, किसी भी नेशन से बिलोंग करने वाले लोग जो हैं वो उनसे इंस्पायर हो रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को हम इन्फ्लुएंशियल सेलिब्रिटीज़ कहते हैं जी। उसके बाद हम आगे चलेंगे जी, हाउ टू राइट अ बायो ऑफ अ सेलिब्रिटी, हमें लिखनी कैसे है, हमें क्या करना है। उसके लिए सबसे पहले ये कुछ हमारे 7 स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है वाइल राइटिंग अ बायो ऑफ सेलिब्रिटी, यानी हमें उसकी बायोग्राफी कैसे लिखनी है जी। नंबर 1, चूज़ अ सब्जेक्ट, सेलेक्ट अ फेमस पर्सन। ये जो आपका जो फेमस पर्सन है, जो आपका सेलिब्रिटी है, आप उसको एक सब्जेक्ट के तौर पर डील कर रहे हैं, वो आपका सब्जेक्ट है। सो चूज़ अ सब्जेक्ट। नंबर 2, कंडक्ट थॉरो रिसर्च, आपने रिसर्च करना है। ऐसे ही आपने कोई भी बात जो है वो खुद से नहीं कर देनी है, क्योंकि जब आप किसी के बारे में लिख रहे हो एंड इफ़ ही इज़ अ सेलिब्रिटी, तो फिर उसके लिए आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए, बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, तो आपको इसलिए एक थॉरो रिसर्च करना चाहिए उसके लिए आपको, ताकि उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएं। और जब आप किसी के बारे में लिख रहे हों और आपको बनना है यूनिक, और आप चाहते हैं कि आप उस पर्सनैलिटी के बारे में जो कुछ लिखें लोग उसको ज़रूर पढ़ें, तो फिर आपको उसको यूनिक बनाने के लिए आपने उसमें कुछ न्यूनेस लेकर आना है, कुछ क्रिएटिविटी लेकर आना है, आपको उसका स्टाइल चेंज करना है, आपको उसमें कुछ नई बातें ऐड करनी है जो पहले लोगों ने नहीं की हुई हैं। तो इसके लिए आपको रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है जी, आउटलाइन द बायोग्राफी। आपको आउटलाइन बनाना है। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपने बायोग्राफी में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करनी है, तो उसकी एक पहले आउटलाइन बना लीजिए। उसके बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा उन चीज़ों को एलैबोरेट करना। तो हम आउटलाइन को भी आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं जी। नंबर 4, टेल अ कंपेलिंग स्टोरी। आपने जो स्टोरी बतानी है उसके बारे में वो ऐसी कंपेलिंग होनी चाहिए कि जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं उसके बारे में, तो वो भी जो है वो मजबूर हो जाएं कि वो आपकी वो स्टोरी जो है वो ज़रूर पढ़ें। तो आपने उनको अट्रैक्ट करना, उनकी अटेंशन को अपनी तरफ जो है मूव करना है। तो उसके लिए आपकी स्टोरी बड़ी फोर्सफुल, बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बड़ी कंपेलिंग होनी चाहिए। नंबर 5, बी ऑब्जेक्टिव एंड बैलेंस्ड। आपको बहुत ऑब्जेक्टिव रहना है। ऑब्जेक्टिविटी जो है वो यानी आपको बायस्ड नहीं होना है। आपने ये नहीं शो करना कि आप जिस पर्सनैलिटी के बारे में लिख रहे हैं तो आप उसके फ़ैन हैं, या वो आपका बहुत फेवरेट है, या आप उसको बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं। तो आपने अपने लाइक्स डिसलाइक्स को साइड पर रखना है, और आपने बहुत
जो है वो इम्पार्शल होकर आपने उसके बारे में बातें करनी है, जो भी तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी को आपने ज़रूर फोकस रखना है और बड़ी बैलेंस्ड बात होनी चाहिए। ना तो आप उसके बिल्कुल जो है उसके लिए आप डिफेंड करना शुरू कर दें उसको, उसके किसी भी काम के लिए, किसी भी बात के लिए, और ना ही आप उसको अपोज़ करना शुरू कर दें या उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें। अनड्यू क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। तो आपने फैक्ट्स को ही सिर्फ सामने रखना है और यही आपकी ऑब्जेक्टिविटी होगी। नंबर 6, इंक्लूड रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट। तो जो आपका रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट है, इन्हें अगर आपने माइंड में बना हुआ है कि आपने उस पर्सनालिटी के कौन से जो पोर्शन है, ये कौन सा लाइफ का कौन सा पार्ट है जिसको आपने फोकस करना है, या कौन सा पर्टिकुलर एरिया है जिसको आपने डिस्क्राइब करना है, तो आपने सिर्फ उसी से रिलेटेड फिर मटेरियल लिखना है, उसी से रिलेटेड आपने चीज़ें लेकर आनी है। कोई भी इररिलेवेंट डिटेल्स आपने उसमें नहीं ऐड करनी है। नंबर 7, एडिट एंड रिवाइज, जो कि बहुत पहला असूल है जो हमने प्रोसेस ऑफ राइटिंग भी पढ़ा था, तो उसमें भी हमने बार बार ये चीज़ की थी कि फर्स्ट यू हैव टू ड्राफ्ट, देन यू हैव टू रिवाइज़ द ड्राफ्ट। आपने उसको रिवाइज़ करना है, उसमें से आपको रीड्राफ्ट करना है, और ये सब चीज़ें एडिट करने के बाद आप सब चीज़ें कर सकेंगे जी। नेक्स्ट, 5 स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ बायोग्राफी ऑफ अ सेलिब्रिटी। अब उसमें करना क्या है जी, अनवेल द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेमस पर्सन। आपने जो उसके इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, आपने उनको लोगों के सामने लेकर आना है। आपने लोगों को बताना है उसके बारे में, जो लोगों को उसके बारे में नहीं पता, यानी हिडन फैक्ट्स जो हैं उनके बारे में भी आपने बताना है। तो उसके लिए आपने फॉलो क्या करने हैं, कौन से वो 5 प्रिंसिपल्स हैं। आप इनको 5 स्टेप्स भी कह सकते हैं और 5 प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं, 5 रूल्स भी कह सकते हैं। और वो क्या है जी, नंबर 1, ट्राई टू ग्रेस्प द एटमॉस्फियर। आप जिस सेलिब्रिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, आपको उसका वैसा एटमॉस्फियर डेवलप करना है ताकि जो रीडर है वो उसमें जो कंफर्टेबल फ़ील कर सके, उसको पढ़ते हुए फ़ील हो कि आप इसी एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। नहीं, अगर आप किसी आर्टिस्ट की बात करते हैं तो आपको आर्ट के बारे में बात करनी है, अगर लिटरेचर की बात करते हैं तो आपको लिटरेचर के बारे में कुछ चीज़ें, आपको ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप करना है कि अगर आप किसी रिलीजियस पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो आपको उसके लिए भी एक ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप करना है कि जिससे जो रीडर है वो कंफर्टेबल फ़ील करे और उसको ये पता हो कि जिस पर्सनैलिटी को वो देख रहा है वो किसी अनकम्फर्टेबल जोन में नहीं देख रहा है। यानी कि अगर वो एक सिंगर की बात कर रहे हैं आप, तो जो आपका रीडर है वो उसको स्टेज के ऊपर सिंगिंग करता हुआ देखे, ऐसा एटमॉस्फेयर आपने उसमें डेवलप करना है। तो उसमें क्या है जी, राइटिंग अबाउट द सक्सेस, डोंट फॉरगेट टू मेंशन द सर्कमस्टांसेस एंड बैकग्राउंड। तो एटमॉस्फेयर को डिस्कस करने के लिए आपको वो सारे सर्कमस्टांसेस और उसके बैकग्राउंड को भी डिस्कस करना पड़ेगा जिससे वो स्टेज तक चढ़ कर पहुँच रहा है जी। नंबर 2, स्किप मीडियोकर फैक्ट्स। आपने जो इररेलेवेंट चीज़ें हैं उन सबको छोड़ देना है, जो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, तो बस मतलब एवरेज हैं, 50-50 हैं, लिख दिया तो ठीक है, नहीं लिखा तब भी ठीक है, तो उन चीज़ों को आपने स्किप कर देना है, छोड़ देना है। एंड यू हैव टू यूज़ ओनली रेलेवेंट, इम्प्रेसिव एंड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ये आपका रूल होना चाहिए है। नंबर 3, पे अटेंशन टू पैराडॉक्स। अब पैराडॉक्सेस क्या होते हैं? वो ऐसी चीज़ होती है कि जो ऐसा ट्विस्ट होता है कि जिससे आपने अट्रैक्ट करना होता है रीडर्स की अटेंशन को टुवर्ड्स योर राइटिंग और टुवर्ड्स योर पर्सनैलिटी। और वो क्या है जी, फाइंड दिस पैराडॉक्स इन द स्टोरी ऑफ योर कैरेक्टर एंड यूज़ इट टू द फुलेस्ट। आपने कोई पैराडॉक्स लेकर आना है जिसको आप अगर इसमें लेकर आते हैं, आप अपनी इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं, अगर फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आते हैं तो वहाँ पर एक फ्रेज़ यूज़ किया जाता है स्कैंडल का। तो उसमें मतलब कुछ सेलिब्रिटीज़, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इस तरह की चीज़ों में इन रहना चाहते हैं, न्यूज़ में किसी भी तरीके से रहें। तो वो आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने स्कैंडल का फ्रेज़ यूज़ किया। अदरवाइज़ आपने एक ऐसा पैराडॉक्स जो है उसकी लाइफ में से निकाल कर लेकर आना है कि जिस ट्विस्ट को जब आप मेंशन करेंगे तो लोग जो हैं वो आपकी तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। नंबर 4 है जी, डोंट
add too many extra characters। अभी ये जब आप किसी भी सेलिब्रिटी की बात करते हैं तो आप उसकी डिस्कस करते हैं, फैमिली को, उसके फ्रेंड्स को डिस्कस करते हैं, उसके लाइफ में जितने लोग होते हैं आप उनको भी डिस्कस कर रहे होते हैं, बट यू हैव टू मेंशन ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्शंस जो रिलेटिव्स हैं या फैमिली में, फ्रेंड्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्लोज हैं, उसके आपने सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करना है, या जिन्होंने कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होता, बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया होता आपके कैरेक्टर की लाइफ में, आप सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करें। एंड मेक श्योर योर कैरेक्टर टेक्स द सेंट्रल प्लेस। और उसमें ये नहीं है कि आप किसी दूसरे को बताते हुए आप उसको इतनी सेंट्रल पोजीशन में ले जाएं कि आपका जो फोकस पर्सनैलिटी है, आपका जो सेलिब्रिटी है, वो बेचारा साइड पर चला जाए। तो इन चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा जहन में रखना है। नंबर 5, बी क्लियर एंड कंसाइज। ये तो बहुत पहला असूल है जो हमने पीछे जब हमने 5 स्टेप्स की बात की है तब भी हमने कहा है कि क्लियर रहना है, कंसाइज रहना है, बहुत छोटी चीज़ें लिखनी है, बहुत कंसाइज जामे चीज़ें लिखनी है। आपने डिटेल्स, टू मच डिटेल्स जो है ना वो नहीं लिखनी, क्योंकि उससे वो बोरिंग हो जाता है। अटेंशन जो है वो, आपको पता है कि हमने कल भी बात की थी इसके ऊपर कि जी आपके जो ऑडियंस होते हैं, जो आपके रीडर्स होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो आपने एक शॉर्ट प्लान करना है और उसके बाद उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट है जी, हम डिस्कस करेंगे 5 टाइप्स ऑफ बायोग्राफी। अगर आप किसी की बायोग्राफी लिखने जा रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि आप किस किस्म की बायोग्राफी लिखना चाह रहे हैं, या आप जो लिख रहे हैं वो किस टाइप की बायोग्राफी है, तो आपने उसमें कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बायोग्राफी जी। नंबर 1, स्कॉलरली क्रॉनिकल्स। ये स्कॉलरली क्रॉनिकल्स क्या हैं जी? क्रॉनिकल्स जैसा कि इसके टाइटल से भी पता चल रहा है जी, ये इसमें आप अब लाइफ हिस्ट्री बता रहे हैं जी, हिस्टोरिकल पोर्ट्रेयल है आपके जो कैरेक्टर है उसकी लाइफ का, तो उसमें आप उसकी लाइफ हिस्ट्री बताएंगे इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे आप अल्लामा इकबाल या कायद आज़म की बात करते हैं तो आप बताते हैं कि जी इस ईयर में वो पैदा हुए, फिर उन्होंने स्कूल यहाँ से किया, स्कूल के बाद कॉलेज में यहाँ से पढ़ा, कॉलेज के बाद फिर वो वहाँ चले गए, उसके बाद वो वापस आ गए, फिर उनकी शादी हो गई, फिर ये किया, फिर उन्होंने ये किया। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि जिस तरतीब में वो सारे इवेंट्स हुए होते हैं आपने उसी तरतीब में उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। तो स्कॉलरली क्रॉनिकल्स जो हैं वो इस तरह से बताए जाते हैं। तो ये एक लाइफ हिस्ट्री होती है जो नॉर्मली आप अपने जो फेवरेट हीरोज़ आज तक जो एसेस करते चले आए हैं वो स्कॉलरली क्रॉनिकल्स लिखते आए हैं आप। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी जी। इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी क्या है जी? सिग्निफिकेंट इवेंट्स जो हैं इसमें आप बता रहे होते हैं, इसमें पूरी लाइफ हिस्ट्री नहीं बता रहे होते। ज़रूरी नहीं होता कि आपने एक मॉडर्न चेंज देखा होगा कि जब आप पहले कभी किसी वक्त में स्टार्ट करते थे स्पीच करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लामा इकबाल को बहुत सारे लोग जानते हैं, पोइट हैं, बड़े फेमस पोइट हैं। वो तो एक अलहदा चीज़ है कि वो उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो एज अ पोइट भी जब हम उसको डिस्कस करते हैं अल्लामा इकबाल के कैरेक्टर को, तो हम लोग जब अगर पास्ट में जाते हैं तो आप देखें कि वहाँ पर डिस्कस किया जाता था, स्टार्ट किया जाता था कि जी वो पैदा हुए, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो अभी जो आपका इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी है उसमें आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो नहीं करना होता। आप पहले बचपन की बात लिख दें, फिर उसके बाद आप जवानी की बात लिख दें, आप फिर ओल्ड एज की बात लिख दें, ये तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया। लेकिन उसके बाद जब आप आते हैं इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी में तो फिर आप इसमें स्टार्ट जो है वो आप उसकी ओल्ड एज से भी कर सकते हैं। ओल्ड एज के बाद आप फिर एकदम से बात करते करते आप उसकी चाइल्डहुड में जा सकते हैं। चाइल्डहुड से रिलेटेड आप कोई उसका यूथ का जो इवेंट है वो आप भी लिख सकते हैं। यानी आप बताएंगे कि कौन कौन से इवेंट्स जो हैं उन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है आपके कैरेक्टर को इस तरह का बनाने में। यानी ये सब चीज़ें जो हुई हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें थी और उनको आप एक्सप्लेन करते हैं विद लॉजिक एंड रीज़न। तो ये वजह बनी है कि आपका कैरेक्टर आज ये है जो आप उसको देख रहे हैं। नंबर 3 इज़ लाइफ हिस्ट्री राइटिंग। इसमें लाइफ हिस्ट्री आपने बतानी होती है इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, कि सोशल इश्यूज़ या सोशल लाइफ जो है आपके राइटर की वो किस तरह से इन्फ्लुएंस हुई है, किस किस चीज़ से आपके राइटर ने जो है वो इन्फ्लुएंस एक्सेप्ट किया है, किस किस चीज़ का इम्पैक्ट हुआ है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें बतानी होती हैं। उसके बाद जी मेमोir बायोग्राफी है जी। इसमें क्या होता है कि जो आप लिख रहे हैं, यानी कि आप अगर लिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे जी, राइटर्स पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो इसमें राइटर जो है नॉर्मली वो आपकी जो फोकस पर्सनैलिटी होती है, जो आपका जो सेलिब्रिटी है वो उससे जानता है, उससे मिला हुआ है और वो मिले हुए उससे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर कर रहा होता है इस बायोग्राफी में। कि जी वो उसके जैसे आप
कुछ आप जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें आपने कुछ ऐसी बायोग्राफ़ी भी देखी होंगी कि जिसमें आपको बता रहा है राइटर कि जी मैं वो अशफाक अहमद साहब के पास गया तो उन्होंने मुझे ये बात कही, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर वहाँ पर बानो कुदसिया भी आ गई, फिर यूँ हो गया, यूँ हो गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या है जी, मैम वो बायोग्राफ़ी के जिसमें राइटर जो है वो अपनी मेमोरी से निकाल कर जो है वो चीज़ें लेकर आता है जी। उसके बाद है नंबर 5 नैरेटिव बायोग्राफ़ी जी। इसमें क्या है जी, जो आप हैं आपको नरेट करते हैं लाइफ इन अ डायनामिक स्टाइल। इसमें नरेट की जाती है लाइफ जो है आपके कैरेक्टर की, बिल्कुल इस तरह से कि वो एक लिविंग पर्सनैलिटी के तौर पर आपके सामने, आप उसको करते हुए चलते फिरते काम करते बात करते देखते हैं, इस तरह से उसको नरेट किया जाता है उसकी स्टोरी को। नेक्स्ट है जी की फ़ीचर्स ऑफ अ बायोग्राफ़ी के। जब आप बायोग्राफ़ी लिखते हैं तो कुछ आपने चीज़ें जो हैं वो फ़ोकस करनी होती हैं जो ज़रूर लिखनी है, और अगर उनमें से कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वो एक अलहदा बात है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इन चीज़ों को ज़रूर फोकस किया जाए। वो क्या है जी, नेम डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ द इंडिविजुअल, पर्सनल लाइफ, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन, इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स, एरियाज़ ऑफ अचीवमेंट एंड इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस टू देयर फील्ड एंड इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, कि किस किस्म की जो सिग्निफिकेंस है आपकी सेलिब्रिटी की है इस वक्त जी। उसके बाद है जी बायोग्राफी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो वो स्ट्रक्चर जो है किसी भी राइटिंग पीस ऑफ राइटिंग का सेम है, इंट्रोडक्शन है, बॉडी है एंड कंक्लूजन है। तो इंट्रोडक्शन क्या है जी, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, डोंट गिव एवरीथिंग अवे इन द इंट्रोडक्शन। आपने बहुत लंबी चौड़ी डिटेल्स नहीं लिखनी है इंट्रोडक्शन में, ऐसा ना हो कि जी आपका इंट्रोडक्शन पढ़ें रीडर्स उसके बाद छोड़ दें कि बस आगे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हमें सब पता चल गया है। तो थिंक ऑफ द इंट्रोडक्शन लाइक अ मूवी प्रीव्यू, कि जिस तरह से आप मूवी का प्रीव्यू देखते हैं, आपको ट्रेलर देखते हैं, आपको सस्पेंस जो है वो होता है कि जी अब इस मूवी को पूरा देखना है। हालांकि उसमें आपको कुछ स्टोरी पता चल रही होती है लेकिन पूरी नहीं पता चलती है, आपका सस्पेंस जो होता है वो एट द मैक्सिमम होता है, तो उसकी वजह से आप मूवी देखने जाते हैं ओनली टू गिव इनफ इन्फॉर्मेशन टू गेट द रीडर इंटरेस्टेड। तो आप बिल्कुल उस मूवी के प्रीव्यू की तरह से आप सिर्फ उतनी बात बताएंगे कि आपका रीडर जो है वो इंटरेस्ट उसका डेवलप हो और वो आपकी तरफ आए। नॉट सो मच इन्फॉर्मेशन दैट दे विल ऑलरेडी नो एवरीथिंग एल्स रिटन इन द एसे बिफोर द रीड इट। इस चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर आपने बहुत ज़्यादा डिटेल्स दे दी, हर चीज़ के बारे में बता दी इंट्रोडक्शन में, तो फिर आगे जाकर पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि सब चीज़ें तो यहीं पर पता चल रही हैं। तो उसके बाद है जी बॉडी में आपने उसका चाइल्डहुड, एजुकेशन, इन्फ्लुएंसेस, अचीवमेंट्स, रिलेशंस टू अंडरस्टैंड द पर्सन, कि आप ताकि अच्छे से समझ सकें। इन अदर वर्ड्स के जो अभी हमने डिस्कस किए हैं की फ़ीचर्स, ये सारे के सारे आपने अपने जो बायोग्राफी का बॉडी है उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। उसके बाद है जी कंक्लूजन में आपने क्या करना है जी, समराइज योर बायोग्राफी अब विद सम डिटेल्स अबाउट हिज प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्लान्स, कि अगर आपका जो कैरेक्टर है वो ज़िंदा है, लिविंग है इस वक्त, तो आपने बताना है कि वो इस वक्त क्या कर रहा है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, तो ये सब चीज़ें कुछ आप बताएंगे। और इफ़ ही इज़ नॉट अलाइव, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप कुछ उसकी फ़िलासफ़ीज़ को या कुछ उसके बिलीव्स को या उसके अचीवमेंट्स को आप इसके साथ डिस्कस करेंगे, और इस तरह से आप अपना बायोग्राफ़ी जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद है जी एक इम्पॉर्टेंट टास्क, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है जी, कोड द सोर्स, के आपको जहाँ से अभी हमने शुरू में बात की थी कि आपने रिसर्च करनी है, आपने उसके लिए ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं, आप उसके लिए बुक्स को देख सकते हैं, आप उसके लिए इंटरव्यू कर सकते हैं। तो ये अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, तो वो ये है कि जी आपने सोर्स को कोट ज़रूर करना है। अगर आप कोई बुक है तो बुक का नाम लिखेंगे, बुक का जो है वो आप टाइटल लिखेंगे, उसका राइटर लिखेंगे, बुक कौन सी ईयर में आई है आप वो लिखेंगे, उसका पेज नंबर, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो और अगर आप ऑनलाइन उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो जिस तरह यहाँ पर आपके सामने कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं, तो आप सिंपल वो उसका एड्रेस देने के बाद आप बताएंगे कि आपने इसको विज़िट कब किया था, इस साइट को या इस एड्रेस को, तो आप वो उसके बारे में बताएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं कि आपका सोर्स जो है वो पता चलना चाहिए, ताकि जो रीडर है उसको पता हो कि आपने ऑथेंटिक सोर्सेज से अपनी चीज़ें जो हैं वो वेरीफाई की हुई हैं और वही चीज़ें आपने अपने बायोग्राफी में लिखी हैं। तो उसी सूरत में जो है वो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो उस जो है उसकी कोई वर्थ बनेगी और लोग उसको पढ़ेंगे और आपके काम को एक्नॉलेज करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर टुडे। थैंक यू इन अल्लाह हाफ़िज़।